आज हम लोग फिजिक्स का लास्ट चैप्टर ले रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोगों ने लाइट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। निकाल लिए? कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हम लिए हैं। 15 वैसे प्रश्न हैं जो आपको फंसा सकते हैं बहुत आसान, लेकिन आप उसमें फंस सकते हैं वैसे प्रश्न। और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हमने लिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन ये तो नहीं है, ये है। हाँ ठीक तो है, ये 2 नंबर है ना, 1 नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, 1 नंबर आपके पास है ना। 1 नंबर क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। फ्यूज की बात कर रहा है क्वेश्चन। आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन है ना। फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूज क्या है। फ्यूज सीसा और टीन का क्या है, मिश्रण। इसका गलनांक क्या होता है? जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। गलनांक निम्न के उच्च। और यह अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। अधिकतम धारा से क्या देता है? सुरक्षा देता है। अधिकतम धारा से क्या देता है? सुरक्षा देता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है? बचाता है। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सर्किट को सीकेटी लिखते हैं, से बचाता है। और किसमें लगाया जाता है? लाइव में कि न्यूट्रल में? लाइव या फेज वायर में लगाते हैं। लाइव या फेज वायर में लगाते हैं। लाइव या फेज वायर में लगाते हैं। जल्दी लिख। लाइव या किस वायर में लगाते हैं? फेज वायर में। लाइव या किस में लगाते हैं? फेज वायर में। सीसा और टीन का क्या होता है? मिश्रण। गलनांक क्या होता है? निम्न। अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है? बचाता है। लाइव और किस में लगाता है? फेज में। लिख लिए? अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप पढ़िए। उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। नहीं कह रहा है तो बताओ, ये अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है कि न्यूनतम से? एक सर्टेन मान से ज्यादा धारा होगा तब ना चलेगा। तो क्या कह रहा है देखो, फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। सही कि गलत? अब फ्यूज हर जगह लगाया जाता है ना। अब फ्यूज के जगह पर क्या लगाया जाता है? एमसीबी। करंट के की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकता है। सही है। करंट की न्यूनतम सीमा होती है। यही तो गलत है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। न्यूनतम धारा की अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आकर्षण या विकर्षण का है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल दोस्त? गुरुत्वाकर्षण बल केवल केवल किसका बल है? आकर्षण बल। और विद्युतीय बल या चुंबकीय बल,
अब बताओ समान आवेश में क्या होता है? अरे प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। सही है। प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण। और नॉर्थ साउथ में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये आकर्षण तथा कौन बल है? विकर्षण का बल है। पहले तो ये लिख लो फिर बतियाते हैं। आकर्षण या विकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या चीज का बल है? आकर्षण बल। आप विद्युतीय या चुंबकीय बल समान आवेश में विकर्षण या समान पोल में विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। लिखे? हो गया? अब एक चीज गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन में जगह नहीं है, वहां लिखो ना रे। पिछला पन्ना में जगह है वो खत्म हो गया, पीछे जगह है वहां लिखो। अब देखो, एक होता है विद्युतीय बल, एक होता है दोस्त मेरे विद्युतीय बल। कौन बल होता है? विद्युतीय बल। एक होता है अस्थिर विद्युत बल। ये दोनों में अंतर जरूर समझिएगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं कि इसको हम समझा सके। एक होता है विद्युतीय बल और एक होता है क्या? अस्थिर विद्युत बल। अस्थिर विद्युत बल होता है, एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए या बाल में कंघी को रगड़ा जाए, कितना बार बताएं हम? अस्थिर विद्युत बल होता है कौन बल? घर्षण बल। कौन बल? कैपेसिटर में भी अस्थिर विद्युत बल ही लगता है, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज अस्थिर होता है। अब विद्युतीय बल होता है जब प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और कहेगा बताइए कौन बल लगेगा, तो कहेंगे कौन बल? विद्युतीय बल। यहां एक और, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल भी कौन बल है? विद्युत बल के स्थिर विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। एनसीईआरटी में ये सवाल है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो कि दोनों बल में क्या अंतर है। कहते हैं विद्युतीय बल होता है प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है कहीं से, तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा कौन बल होगा? विद्युतीय बल। और अस्थिर विद्युत बल होगा या तो घर्षण बल या कैपेसिटर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। जल्दी से लिख लो। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब कौन बल लगेगा? विद्युतीय कि अस्थिर विद्युत? विद्युतीय बल। हो गया? अरे हुआ? विद्युतीय बल क्या होगा? एकदम आराम से चला। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन में लगने वाला बल कौन बल? विद्युतीय बल। कहीं भी अगर आवेश अस्थिर है तो कौन बल? अस्थिर विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल? केवल आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल? केवल आकर्षण। लेकिन चुंबकीय बल और विद्युतीय बल में समान आवेश में आकर्षण विकर्षण और समान में आकर्षण। अरे नॉर्थ पोल में क्या होगा? नॉर्थ साउथ में प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब विद्युतीय और चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों का बल है। और नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। केवल आकर्षण का बल है। सुमित कुमार गुप्ता है मतलब केवल गुप्ता है वो, बोलो दे। तो गुरुत्वाकर्षण है इसका मतलब केवल आकर्षण। अब बताओ आंसर। दो वस्तुएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है। प्रतिकर्षण दो जगह हो सकता है, या तो चुंबकीय अन्यथा विद्युतीय। बता क्या होगा? घर्षण बल में केवल स्थिर विद्युत बल, केवल चुंबकीय बल के चुंबकीय बल स्थिर विद्युत बल दोनों में। चुंबकीय में भी विकर्षण प्रतिकर्षण या विकर्षण हो सकता है और स्थिर विद्युत बल में भी प्रतिकर्षण या विकर्षण। बताओ नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण की विकर्षण? आकर्षण। नॉर्थ पोल में विकर्षण।
अगर लेकिन आपको कह दे चुंबक की असली पहचान क्या है तो कहिएगा विकर्षण। लिख लीजिए चुंबक की असली पहचान, लिखेगा चुंबक की असली पहचान विकर्षण है। चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण है। बताओ चला, घर्षण बल को हम क्षयकारी बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? क्षयकारी। सही है। अच्छा बताओ, संपर्क बल भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि संपर्क में रह के ये बल लगता है, दो सतह आपस में संपर्क में रहेगा तब लगेगा। और आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल कहेगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों हो जाए। पढ़ें अगला प्रश्न, गौर फरमाइएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला, इस टाइप के ग्राफ में, इस टाइप का एनसीईआरटी में तीन गो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप खाली ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, और ये ग्राफ क्या है? सी। और यहां मान लीजिए इंडिया है, और ये मान लीजिए क्या है? पाकिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा। हम बार बार कहते हैं, इस सवाल जब भी आए दिमाग में ये एडजस्ट करना है कि जो ग्राफ जिसकी ओर होगा, नोट करके लिख लो, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको क्या करेगा दोस्त मेरे? सपोर्ट करेगा। अब बताओ हमको, एक किसको सपोर्ट करेगा, इंडिया को कि पाकिस्तान को? इसका मतलब पाकिस्तान का विरोध करेगा, मतलब इसको नुकसान पहुंचाएगा। और सी जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और इंडिया का क्या करेगा? विरोध करेगा। बोलो डाउट है? तो एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा, ई लिख लिए? ई लिख लिए हो? अब एक बात बताइए कि अगर आपको ये दे दे, ये दूरी है और ये समय है, दूरी बटा समय चाल ना होता है। आपको दे दे ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको कह दे बताइए चाल जो है किसका ज्यादा किसका कमी? ग्राफ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक बात बताओ, ए किसको सपोर्ट करेगा? यानी ए में दूरी ज्यादा होगा। ए में दूरी ज्यादा कब होगा? ए जो है वो दूरी ज्यादा लेगा, इसको सपोर्ट करेगा, और समय कम लेगा। बोले वे नहीं करेगा। तो दूरी जब ज्यादा ले कम समय में, तो चाल ज्यादा की कम? तो बताओ ए की चाल ज्यादा की कम? ए दूरी ज्यादा ना ट्रेवल कर रहा है, और सी दूरी क्यों? क्योंकि ये दूरी से दूर है कि नजदीक है। तो दूरी जब ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसकी चाल ज्यादा होगी, उससे कम बी की और उससे कम सी की। अगर कह दे दूरी बताओ कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्या कहिएगा? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। कहेगा समय बताओ कौन ज्यादा लेगा? कौन ज्यादा लेगा? सी ज्यादा, बी उससे कम, ए सबसे कम। लिख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल। हमसे मोहब्बत कर। समझ में आया कि नहीं आया? चला तुम देखना, 10 दिन 10 कक्षा से तुमको कितना फायदा होगा। जब सवाल बनाओगे ना तब हम याद आएंगे। देखो अगला सवाल कितना आसानी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के। सब उल्टा पुल्टा, जहां जहां तुम 15 जगह फंसोगे वो सब करंट का हमने तुमको दिया है, कहीं तुमको फंसने नहीं देंगे। बढ़े बाबू रे। अगर हम तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं, जो ग्राफ आपका किसके किसके बीच है, जो क्वेश्चन है आपका,
धारा और वोल्टेज। यहां धारा है और यहां क्या है, वोल्टेज। ये क्या है दोस्त मेरे, धारा। ये क्या है, वोल्टेज। और ये R1 है कि R2? R1। ये क्या है, R2। ये क्या है, R3। बोलो हाँ। तो बताओ धारा का मान सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ, R1 में, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगा ना। R1 में उससे कम, R2 में उससे कम, R3। बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, धारा का मान R1 में ज्यादा है, धार R1 ज्यादा नहीं है। अब उससे भी नहीं तो थोड़ा सा इसे समझ लो, ई R1 एकर सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? मान लो हम तो और विरोध करते हैं, हमार नाम है आर, आर हमार नाम है, हमार नाम है प्रतिरोधी आदमी, विरोधी आदमी है। तो हम विरोधी आदमी से तुमको फायदा कब हो सकता है? जब हम तोहर, हम कम हो जाएंगे कि हम ज्यादा हो जाएंगे? हम हैं विरोधी आदमी, मान लो हम अन्ना हजारे हैं और हम जो है अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते हैं, ठीक है? तो हमसे उनको फायदा कब पहुंचेगा? जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ई कह रहा है कि हम तो और सपोर्ट करेंगे। ये कहता रे बाबू, तोर नाम है प्रतिरोधी, तू है विरोधी, तू हमारा सपोर्ट तब करेगा जब तू कम हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब R1 सबसे कम होगा, उसके बाद R2 होगा और इसके बाद R3। अगर तोर सपोर्टर तोरा फायदा कब पहुंचाएगा? जब तू वो बढ़ेगा। अब विरोधी कब तोरा फायदा पहुंचाएगा? जब वो घटेगा। ई कह रहा है हम तोरा फायदा पहुंचाएंगे, कहता है जल्दी से तू घट जो, तू विरोधी है, तो नामे है प्रतिरोधी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है पक्का। वही अगर इस ग्राफ में आप चलते, इस ग्राफ में अगर आप चलते तो यहां क्या होता? ये दूरी है, इस समय है, तो भैया दूरी और वेग में बताओ सपोर्टिव नेचर है कि विरोधी नेचर है? जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा दूरी, जितना सपोर्टर बढ़ेगा उतना नेता बढ़ेगा। तो सपोर्टिव नेचर है, यानी ई जो है ए का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भैया एकर मान ज्यादा होगा तब ना नेताजी का मान ज्यादा होगा। बुझा रहा है? सपोर्टिव आदमी बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे, अब विरोधी आदमी घटेगा तब हम घटेंगे। ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है दोस्त मेरे, ये विरोधी है कि सपोर्टर है? धारा का विरोध करता है, तो विरोध करता है तो कहे तुम कम हो जाओ। बुझाता रहो, लिखो। पिछला वाला भी लिखना है क्या? पिछला वाला लिख लिए, इसको लिख। कितना बढ़िया टीचर है हमसे, देखो अभी, लेकिन तुरा एहसास नहीं होगा, अभी तक घर की मुर्गी दाल बराबर। पूछो उनसे जो हमें पाने की के लिए तरसते हैं, उनसे क्या पूछते हो जिन्हें हम आसानी से मिल जाया करते हैं? चल लिख। हाँ चल लिख ना रे। अरे लिखा, हाई देखो चला। अब बताओ यहां, अरे लाइन काहे कट गया रे? एक मिनट चला, लाइनवा कट गलो रे। क्या हुआ है रे? लाइन कट गया जनरेटर? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इतना देर तक तो मामला नहीं गड़बड़ाता था। हेलो हेलो हेलो, अरे लाइन भाई आ जाओ। R1 करंट, करंट का नाम लिए देखो आ गया करंट ना। R1 का मान कम की ज्यादा, और उससे कम, सबसे कम R, कौन हो जाएगा आंसर? हाँ, C4 कैट। R1 सबसे कम, R2 R3। अगला प्रश्न, ओम चचा का नियम, किसका नियम चला?
ओम का नियम देखो, हम हर वो बात तुमको बता रहे हैं चला जहां तुम फंस जाओगे। ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन ये ध्यान रखना नियत ताप पर। किस पर चला? और यहां से भी बराबर आई और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कहा जाएगा कांस्टेंट। एक तो ये बात, और दूसरा ओम के नियम का ग्राफ होता है ऐसा। तीसरा पॉइंट, यह अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। अर्धचालक तथा विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू, अपघट्य पर, विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू नहीं होता। जल्दी लिख। अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू होता है क्या? नहीं होता है। ओम का नियम कहता है भी समानुपाती होगा आई के। कब? जब ताप क्या रहेगा? नियत। तेरे नैना। अरे हो गया। ओम का नियम भी समानुपाती आई कब? वही क्वेश्चन जहां है वहां लिखो ना, चला क्वेश्चन के पास भी तो गैप है। नहीं है? आप बताओ भी बराबर आई आर, समानुपाती हटाएंगे आर कांस्टेंट आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है वोल्टेज और करंट का जो स्लोप है वो किसका मान देगा? रेजिस्टेंस का। वोल्टेज और करंट का बीच का जो स्लोप है वो किसका मान देगा? रेजिस्टेंस का। और अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम किस पर लागू होता है? चालक पर। किस पर लागू होता है? चालक। बाबू रे, सुना रे, वोल्टेज समानुपाती करंट नहीं बोलना। ओम का नियम भी बराबर आई आर भी नहीं बोलना। अब क्या बोलना? किस पर? क्या है किस पर? इसका एक और एग्जांपल है प्रतिबल, हुक का नियम। हुक का नियम पढ़े हो? लिखिए लो, सेम मामला है। हुक का नियम कहता है प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती, लेकिन प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर मतलब वह सीमा जहां पर खींचे तो पुनः अपने शेप में आ जाए। यहां से करोगे तो प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, ई इंटू विकृति आ जाता है। और ई जो है प्रत्यास्थता गुणांक है। ई क्या है दोस्त मेरे? प्रत्यास्थता गुणांक है। खाली प्रतिबल समानुपाती विकृति नहीं, प्रतिबल समानुपाती विकृति प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। हो गया? अरे हुआ। प्रतिबल हुक का नियम क्या कहता है? प्रतिबल समानुपाती विकृति प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। ओम का नियम क्या कहता है? वोल्टेज समानुपाती करंट नियत ताप पर। ताप की दाब, ताप दैट इज टेम्परेचर। आंसर बता इसका। अब आंसर बता दो इसका आंसर क्या हो जाए। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर वोल्टेज समानुपाती करंट। यहां दे दिया है नियत दाब पर, भी उल्टा दे दिया है। यहां भी उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। और यहां नियत स्थिति पर दे दिया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? नियत ताप पर। अब आ जाओ इधर। श्रेणी समानांतर जानते हो? एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है क्या? समानांतर क्रम। अब ध्यान देना, इसमें जो होता है ये श्रेणी क्रम और समानांतर, ये श्रेणी क्रम और क्या? समानांतर क्रम हो। ये R1 और ये क्या? R2। समानांतर में ये हो गया दोस्त मेरे, अगर R1, ये R1 और ये क्या? R2। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ R टोटल इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। यहां R टोटल बराबर होता है 1/R टोटल बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से एलसीएम वगैरह लेके R टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस
R2 बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसमें चला ध्यान रखना, श्रेणी में धारा समान होता है, वोल्टेज क्या होता है अलग। इसमें ध्यान रखना दोस्त मेरे, समानांतर में हमेशा वोल्टेज समान, वोल्टेज, रुक जा अभी लिखना नहीं, समझ लो पहले, वोल्टेज समान और धारा अलग होता है। रुक जा, अगर मान लो इसको हम लोग 2 ओम मानते हैं, इसको हम लोग 2 ओम मानते हैं, इसको कितना ओम मानते हैं, 3 ओम। बोलो हाँ। तो यहां से 2 प्लस 3 बराबर कितना ओम, 5 ओम। यहां अगर इसको हम 2 ओम मानते हैं और यहां इसको हम 3 ओम मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर 1.2। देखो 3 दूनी 6/5, 1.2 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो 2 और 3 से ज्यादा है कि कम है, यानी यहां समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य जो है प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम 2 और 3 में कौन है, 3 की 2। समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम, यहां समतुल्य प्रतिरोध कितना है, देखो न्यूनतम प्रतिरोध कितना है 2, और समतुल्य कितना आया 1.2। तो न्यूनतम 2 है, उससे भी कम आया, तो हम कह सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होगा। अरे बोलो, यहां समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से क्या होता है, न्यूनतम होता है। बढ़िया से समझ चला, एकदम आराम से देखो, रुक जा, रुक रुक रुक, आराम से लिखना। श्रेणी क्रम में धारा समान, वोल्टेज अलग। इसका उल्टा देखो तो इसमें हो रहा है, यहां धारा समान है, यहां धारा अलग अलग, यहां वोल्टेज समान है, यहां वोल्टेज अलग। आप एक ही चीज याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, तो धारा क्या हो जाएगा अलग अलग। श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी में, वो महत्तम आया 5 आया, तो महत्तम से महत्तम की न्यूनतम से न्यूनतम। इसी को नेट रेजिस्टेंस या टोटल को नेट रेजिस्टेंस या निब्बल प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको। यहां समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम आया है कि महत्तम से महत्तम आया है। इसको लिख लो जल्दी से, अब फिर चलते हैं हम सवाल पर, जल्दी लिख। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सामने जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मिल जाएगा। अरे भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग और डीजल का कोर्स अभी हम भी पढ़ाएंगे आपको, एकदम टेंशन न लें। अभी जो टीचर का अपलोड हुआ है वो आपको दिए हैं तत्काल के लिए, उसको हम भी पढ़ाएंगे। हो गया, अरे हुआ। ऊपर करें, हो गया। अरे हुआ हो। समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान। पढ़े,
समानांतर में वोल्टेज क्या समान, धारा अलग अलग। न्यूनतम से न्यूनतम की महत्तम से महत्तम, न्यूनतम श्रेणी में महत्तम से महत्तम। पढ़े। अब बताओ चला आंसर। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समानांतर कौन सा, ए की बी की सी की डी? सही चुन रहा है डी नंबर। समानांतर परिपथ में निब्बल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा, सही है, कम होता है ना समानांतर में। अब बताओ, कहते हैं उत्पन्न ऊष्मा, H का मान जानते हो आप? H का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या वी आई टी, या पी इंटू टी। पी क्या है रे? पावर। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट। टी क्या है? समय। आर क्या है? प्रतिरोध। अब बताओ क्या दिया है? 100 ओम के एक प्रतिरोध, आर का मान दे दिया। यहां 15 मिनट दिया है, इसीलिए इस सवाल दिए हैं। ये जो फॉर्मूला यहां लगेगा तो सेकंड में ना बदलना होगा, तो कितना से गुना करना होगा? 60 से। आई 5 एम्पियर आई दे दिया है, तो आई आर टी दे दिया है, प्रवाहित ऊष्मा मांग रहा था, पहला वाला फॉर्मूला लगा दें, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर कितना? अरे आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इंटू आर, आर का मान कितना? 100, इंटू टाइम का मान 15 की 15 गुना 60, 15 गुना 60। तुझे ढूंढते हैं। अब यहां से भी आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन तेज बच्चा होगा तो पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा बताओ? बताओ जल्दी से। यहां से हम h बराबर देख रहे हैं 10 टू दी पावर समथिंग के टर्म में है, तो इसका मतलब सब जीरो को अलग कर लो। 25 25 ना, यहां कितना है? 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, कै गो जीरो हो गया? 3 गो जीरो, यानी 25 गुना 15 गुना 6 गुना 10 टू दी पावर 2 1 3। बोलो रे। अब बताओ क्या करोगे? 25 छक्के कितना? 150। तो भैया h बराबर 25 छक्का कितना? 150 के 15 ले लें, आई फिर 15 ले लें, आई 10 टू दी पावर 1 जीरो देके 4 कर दें। अरे 25 छक्के 150, 150 के 15 लिए 1 जीरो एकरा दे दिया, 4 हो गया। अब 15 15 225 तो हमारा दिख रहा है। h बराबर 225 गुना 10 टू दी पावर 4, लेकिन 10 पावर 4 में कहीं आंसर है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 गो जीरो, h बराबर यहां हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अरे बोलो, आंसर बनाना पड़ेगा। वो जो सोचोगे हम गुना करके आंसर मार देंगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। 2 गो पॉइंट इधर दिए हैं तो 2 गो जीरो एक बढ़ा देगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। है ना बढ़िया क्वेश्चन? तुझे ढूंढती हैं। वो लड़का लिखता है, गुरुजी इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, एक दिन भी आपके बिना मन नहीं लगता है। तेरा मजाक लग रहा है? 4 दिन हम तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, तुरा लगेगा कुछ हरा गया है हमें। जे पढ़ने वाला बच्चा है, छोटा चोर को तो भारी लग रहे होंगे। ये पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा देखो कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। गुना करके जो सोचेगा 2 गुना 3 गुना 5 करके आप मार देंगे, 5 या 15 दूनी 30 जूल, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक। घर्षण गुणांक का नाम सुना है? अरे घर्षण गुणांक सुना है? अरे बोलो ना रे। घर्षण गुणांक जो है, देखो हम कुछ कुछ स्थिरांक आपको बताते हैं। घर्षण गुणांक ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है? छोटा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा। आपेक्षिक अपवर्तनांक बताए थे, बताओ। आपेक्षिक अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा भी होता है और 1 से क्या होता है?
छोटा। ये परावैद्युत स्थिरांक कुचालकता को बताता है। किसको बताता है? कुचालकता को। अब परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। यही तो 2-3 गो है जो तोरा पूछता है। हो गया? अरे हुआ रे। आंसर क्या मारोगे? अरे परावैद्युत स्थिरांक का मान एक से क्या होता है? अधिक। अब परावैद्युत स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? कुचालकता पे। यानी कुचालकता जितना ज्यादा होगा परावैद्युत स्थिरांक उतना ज्यादा होगा। अगला। कौन बीच में सर कर रहा है? नहीं लिख पाया क्या? आए छोटा कितना स्लो लिखता है रे दूल्हा बाबू। पढ़े। एंड द नेक्स्ट वन इज, दो प्रतिरोध R1 R2 विद्युतीय स्रोत से समानांतर में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? आई देखो, एगो प्रतिरोध R1 है, एगो प्रतिरोध क्या है? R2 है। समानांतर में मान लो कोई स्रोत है, एक से जुड़ल है, एक बैटरी है उससे जुड़ल है। R1 का मान R2 का 4 गुना है। अगर R1 का मान R2 का अगर x है तो कितना गुना है? R1 का मान R2 का कितना है? तो ये अगर x होगा तो कितना गुना होगा? 4x। R1 कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो R1 का प्रतिरोध ज्यादा है कि कम? आप प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। तो 4 गुना प्रतिरोध ज्यादा है, तो 1/4 धारा कम हो जाएगा। क्योंकि भैया I बराबर V बटा R। यहां R की जगह 4R दे दोगे, 4 गुना कर दोगे, तो भैया ये भी ना 1/4 हो जाएगा। और देखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या रे? प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, प्रतिरोध दुगुना तो धारा आधा, प्रतिरोध 8 गुना धारा 1/8। बोलो। तब प्रतिरोध कह रहा है कि यदि R1 R2 R1 का मान R2 से 4 गुना है, ये R1 का जो मान है इससे 4 गुना है, तो ये x है तो कितना गुना? 4x। तो भैया अगर प्रतिरोध तो कह रहा है R1 कितना विद्युत धारा, तो R1 कहेगा तो ये 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 4 गुना प्रतिरोध तो 1/4 धारा, 4 गुना प्रतिरोध तो 1/4 धारा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आए रे, मार दें आंसर, है ना? स्मार्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न। ढूंढती 1.5 महीना लिए हैं चला कंप्लीट सजाने के लिए, ताकि तुरा हर क्वेश्चन पे लगे वाह क्या बात। और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। अगला बता, 12 ओम प्रतिरोध के तांबे के तार को वृत्ताकार मोड़ में, तो बताओ R समानुपाती कितना होता है? L। इसको वृत्ता 12 ओम का एक तार है, कितना ओम का तार है? ये चला आप टेस्ट में भी हम इसको बताए थे। ये 12 ओम का है, 2 भाग में बांट दिया, किन्हीं 2 व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध, इसको चला बना दिया वृत्त। अब कह रहा है व्यास के सम्मुख, तो ये बताओ 12 ओम है तो 6 ओम ही 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि R समानुपाती L। तो बताओ यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 ना। अरे पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो तेज बच्चा होगा ना वो सॉल्व नहीं करेगा, उसको पता है कि 6 ओम से कम होगा कि ज्यादा होगा। समतुल्य दोनों न्यूनतम से न्यूनतम, 6 से कम होगा कि ज्यादा? तो 6 से कम एक को ऑप्शन है, देखो कौन आंसर मार के निकल लेगा। बोलो। आज भूसकोलवा होगा वो कहेगा 6 गुना 6 बटा 6 प्लस 6, अच्छा आगे 36 बटा 18, 12, 12 तिया कितना? 36। बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे, बना दोगे? 6 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम कि ज्यादा? क्लियर है? बोलो ना रे।
अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। 7 क्वेश्चन और बचा है जिसको हम लोग करेंगे कल। और अभी आप 3 गो है, तब कहल छोड़ेंगे। 1 मिनट सर रुकिए, जाइए खत्म करते। 100 वाट विभवांतर किसी चालक 6 एम्पियर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च की गई, तो बना दोगे P बराबर V² बाय R। एगो क्या होता है फॉर्मूला VI, एगो फॉर्मूला होता है I²R। कौन वाला लगाओगे बताओ? वोल्टेज दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो क्या मारोगे बताओ? VI मार दें। अब तो कहोगे इस सवाल काहे दिया रे मास्टर? इसलिए दिए हैं क्योंकि इस सवाल खूब पूछता है, तो हमारे नोट से लड़ना भी तो खूब चाहिए। ये फिक्स क्वेश्चन है, तब ना कहेगा अरे झा सर वाला वो पूछा था, नहीं तो कहेगा अरे वो सब जो करवा रहा था फेज 1 फेज 2 ओकरा से देखो था, ये नहीं था, हमरा पता है पूछवे करेगा। हम अपना तनी सेफ एरिया लेके चलते हैं भाई। क्या पढ़ियो रे? अगला 1 मिनट 20 सेकंड है। देखो टाइम को एकदम बढ़िया से पुट करना, किलोवाट बढ़िया से करना। 1 मिनट 20 सेकंड बोले तो 60 20 कितना? 80 सेकंड है। 60 किलो जूल क्यों दिया हुआ है? 60 किलो जूल बोले तो 60 गुना 1000 जूल हो जाएगा। तो शक्ति ज्ञात कीजिए, बताओ क्या होगा? उष्मा दे दिया है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या निकालना है? शक्ति। कार्य का मान कितना है? 60 गुना 10⁻³ 1000 को आप बटा समय लिखेंगे 80। अब सॉल्व करो, कितना आता है? कितना आता रे? 750 वाट। अरे बोलो आंसर। खाली ध्यान ये रखना कि यहां मिनट सेकंड को मिनट सेकंड में बदल देना है, यहां जूल किलो जूल को किसमें बदल देना? जूल में। अरे बढ़िया हो रे, लास्टे है। एक इलेक्ट्रिक ओवन ही तो बना देगा, बता दिए थोड़ा। 250 2500 वाट द्वारा 5 घंटे उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितना होगा? बनेगा? बताओ कितना होगा? सबको गुना कर दो। टाइम घंटा में रहने देते हैं इस फॉर्मूला में कि मिनट सेकंड में? इस फॉर्मूले में हमेशा टाइम किसमें रहेगा? घंटा में। तो बताओ बटा 1000 कर दो। 2020 गिल लो। आप 25 पंचा 125, 125 बटा 10 12.5। क्या रे? 12 देखो यहां भी जोल है, 12.5 जूल की 12.5 किलोवाट आवर। अरे दोस्त मेरे यूनिट ना है रे, उपयोग की जाने वाली ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग यहां जूल में लिखेंगे कि किलोवाट आवर में? तो देखो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, क्या मारिएगा? ए की बी की सी की डी। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। खत्म। अरे बोलो खत्म। दैट्स द एंडिंग। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे पल। आ जाइए सर। हम आपका 8 मिनट लिए हैं सर। इस करे शुरू। बैठ जाइए सब लोग। कितना क्वेश्चन हो गया था कल? ज्यामिति में हुआ था 4 क्वेश्चन हुआ था ना। कुछ कुछ चीज लिखाए थे, याद है क्या? याद है कि भूल गए? बताओ सरकम रेडियस का फार्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो। सरकम रेडियस बराबर क्या होगा? अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा? किसी भी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का आधा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? भुजा बटे √3। देखो भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ। कल जो बताए थे बहुत लोग गायब भी थे, हैं? चलो ठीक है, आ जाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और PB खींची जाती है।
तो यहां पर पी ए बी का मान दिया हुआ 55 डिग्री, तो ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। देखो कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींची जाए, कुछ कुछ चीज है, इसको देख लो यहां पर ध्यान से। जैसे ये स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा का मतलब है किसी भी बिंदु को टच करते हुए कोई रेखा खींची जाए। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। स्पर्श रेखा से, केंद्र से स्पर्श रेखा, या बोल सकते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। हमेशा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास P है, A है, ये हमारे पास PA और PB। बात पे ध्यान देना। हम O को P से मिला देते हैं, O को P से क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो बताओ त्रिज्या हमेशा बराबर होता है क्या? बताओ त्रिज्या हमेशा क्या होता है? बराबर। और ये जो OP है, ये जो OP है, इस ट्रेंगल के लिए क्या कर्ण होगा क्या? और इस ट्रेंगल के लिए ये कर्ण होगा क्या? तो दो भुजा बराबर, और यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल है ये समकोण और ये समकोण, ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। किससे सर्वांग सम होगा? तो आर एच एस से। राइट एंगल ट्रेंगल बराबर राइट एंगल समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण बराबर, और एक साइड बराबर। तो आर एच एस से दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए पी, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के। और जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पी बी के। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु से त्रिभुज पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, यह दोनों का लेंथ क्या होता है? बराबर। दोनों का लेंथ क्या होता है? केंद्र से अगर P को मिला दिया जाए तो यह एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। मतलब यह हुआ कि OP कोण P को बराबर बराबर भाग में बांट देगी। अगर 2 थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगी? थीटा। और इसी तरह से ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा? बताओ बराबर हो जाएगा। अगर इसको x मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये जो ओ ए पी बी दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है ओ ए पी और बी, ये जो एक चतुर्भुज दिख रहा है यह असल में चक्रीय चतुर्भुज भी होगा। क्या होगा? बताओ चक्रीय चतुर्भुज भी होगा। कैसे होगा चक्रीय चतुर्भुज? आमने सामने के कोणों का योगफल क्या है? 180। 90 प्लस 90 मिलकर के क्या है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 2 थीटा, इस दोनों का भी योगफल क्या होगा? और जब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो क्या इसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं क्या? तो हमने स्पर्श रेखा से संबंधित हमने यहां पर क्या सब बताया? पी ए बराबर किसके हो जाएगा? पी बी के। दोनों स्पर्श रेखा बराबर, केंद्र से मिला दोगे बाहरी बिंदु को तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। एंगल बाइसेक्टर का भी ये क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो हमारे पास कह रहा है कि एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA-PB खींची गई है। PAB का मान है, PAB का मान, PAB का मान देखो यहां पर PAB का मान दिया हुआ है। तो बोलोगे PAB का मान, ये हमारे पास क्या दिया हुआ? 55। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, बताइए AOB का मान क्या होगा? AOB का मान क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान है। जैसे हमें पता चला कि PA बराबर किसके होगा? PB के, तो क्या यह एक तरह से ABP समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 55। ये भी कितना डिग्री होगा? 55। और अगर ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री है तो दोनों मिलकर के 110। तो बताओ 110 अगर आ गया हमारे पास तो ये कितना डिग्री होगा? 70। क्या होगा? 70। अगर ये 70 है तो बताओ इस दोनों का योगफल क्या 180 होना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए ओ बी का मान क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। लिख लो इसको।
कल लिखो। लिख लिए? देखो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बनाना कैसे बनाया जाता है। देखो बात पे ध्यान दो, इसको समझना हम क्या लिख रहे हैं। देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। यहां पर हमारे पास क्या है, पी ए बी, यहां पर हमारे पास केंद्र है। ये कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो हमने ये कहा कि पी ए बराबर किसके होगा, पी बी के, और ओ ए बराबर किसके होगा बताओ, ओ बी के। बोलो होगा क्या? यहां पर ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। अगर ये x डिग्री है, अगर ये x डिग्री है, अगर ये x डिग्री है तो ये होगा 2x। ये क्या होगा, 2x। और अगर ये y डिग्री है तो ये होगा 2y। बात समझे क्या बोल रहे हैं? हमने कहा कि अगर ये x होगा, अगर ये x होगा, अगर ये लिखा हुआ है बी ए पी, अगर x डिग्री होगा तो ये होगा 2x, और अगर इसको y डिग्री मानोगे तो ये हो जाएगा 2y। बोलोगे कैसे हो गया? बिल्कुल आसानी से समझो। इसको x मान लो, इसको x और इसको क्या मान लो, y मान लो। इसको x और इसको y मान लो। देखो यहां पर हमारे पास है एक थ्योरम आता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एक थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में अगर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो जीवा के द्वारा एकांतर खंड पर कहीं भी कोण बनाओगे तो सेम कोण बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। और अगर ये x बनेगा तो ये भी क्या बनेगा बताओ, x बनेगा। अब देखो हमने क्या कहा कि ये जीवा है, ये क्या है जी, जीवा, और ये है स्पर्श रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो अल्टरनेट सेगमेंट पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, सेम कोण बनेगा, x। सेम कोण क्या बनेगा, x। और जैसे ये x है तो ये भी बनेगा x, और सेम जीवा से परिधि पर अगर x बनेगा तो केंद्र पर उसका डबल बनता है। केंद्र पर उसका क्या बनता है? तो बोलोगे अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ये क्या हो जाएगा? फिर देखो अभी अभी हमने कहा कि ये जैसे ही 2x आया, 2x आया, तो हमने कहा आमने सामने के कोनों का योगफल क्या होगा, 180। आमने सामने के कोनों का योगफल, अगर हम इसको y मान ले, इसको क्या मान ले, y, तो ये दोनों रेडियस अगर बराबर होगा तो क्या ये भी y होगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण बराबर। और एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है वह क्या होता है, 180। क्या होता है, जल्दी बोलो। अगर ये 2x है तो y प्लस y मिलकर के क्या हो जाएगा, 2y। तो y प्लस y मिलकर 2y, 2y प्लस 2x बराबर 180। तो अगर ये 2x है तो ये क्या होगा, अरे आमने सामने का कोनों का योगफल 180 होगा ना जी। 2x में 2y को जोड़ने पर तब 180 आता है। 2x में 2y को जोड़ने पर 180 आता है। तो बताओ 2x में यहां पर क्या जोड़े कि 180 आ जाए, 2y। तो तरीका कितना स्पीड में बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन बोला कि ये 55 है और इसके बारे में पूछा तो उत्तर क्या हो जाएगा, 110। अरे कुछ समझ में आया क्या लिख दिए? जल्दी बताओ इसका उत्तर, बताओ इसका उत्तर। ये हमारे पास है पी ए बी, यहां ओ है। बताओ लिखा हुआ है
ए बी पी का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो जल्दी से बताओ ए ओ बी बराबर क्या होगा? 45 दूनी 90। कितना देर लग रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। ये दे दिया, ये हमारे पास दे दिया है, मान के चलो 45 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल क्या बनेगा? 45 का डबल कर दोगे 90, आंसर आ गया। बात आया समझ में? चलो लिख लो इसको भी जल्दी से। ये लिख लिए हो? चलो ठीक है, आगे बढ़। आगू छठा नंबर पे आ जाओ। अरे लिखे थे इसको? ई कब लिखे? क्या भाई साहब, कैसे चली है काम? हैं? खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? कलपत्रु? क्या बोल रहा है ये? बताओ, पढ़ा रहे तुम इधर उधर देख रहे हो, हंस रहे हो। आता है? जल्दी से बताओ, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। जिसको नहीं आता है ना वो बहुत उछलता है, समझे बात? परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। बताओ। इधर उधर देखने से काम चलेगा? तुमको लग रहा है कि क्लास में ऐसे बकलोल की तरह ऐसे ऐसे हंस रहे हैं तो सिर्फ रिजल्ट आ जाएगा? सीखने का चीज है, सीखा। चलो बैठो, जाओ बाहर में। चले आगे। देखो यहां पर ये क्वेश्चन छठा नंबर का। एक वृत्त है जिसका केंद्र C1 है, त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर है, एक समकोण पर रखा गया है। एक और छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 है, त्रिज्या R2 है, को भी कोण की भुजाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करते हुए रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 सेंटीमीटर क्या है? देखो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी बनाते हैं एक बार। ये देखो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहां पर हमारे पास एक वृत्त है, ये एक बड़ा वृत्त है, और यहां पर एक छोटा वृत्त है। यहां पर एक क्या है, छोटा वृत्त। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका रेडियस दिया हुआ R2, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, R2, जबकि इसका जो रेडियस दिया हुआ है यह दिया हुआ R1। क्या दिया हुआ बताओ, R1। R1 का मान क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। इसका केंद्र है C1, केंद्र क्या है, C1 है। बात पे ध्यान देना। हमसे क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि R2 बराबर क्या होगा, सिर्फ R1 दिया हुआ है। ऐसे सोचो कि अगर ये हमारे पास R1 दिया हुआ है तो क्या ये भी R1 होगा क्या? और ये R1 होगा तो क्या ये भी R1 ही होगा क्या? जल्दी बोलो। अब एक ट्रेंगल ऐसा बना जो एक तो समद्विबाहु त्रिभुज भी है, दूसरा समकोण त्रिभुज है। अगर हम बोलेंगे ये 5 है तो ये भी कितना आएगा, 5। और अगर ये लंब इसका 5 है, आधार भी 5 है, तो बताओ कर्ण क्या आएगा, 5√2। 5√2। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो क्या 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, कर्ण निकल जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। क्या यह 5√2 हो गया? क्या क्या हो गया, 5√2। अगर ये 5√2 हो गया तो इसमें इतना दूर क्या है, जल्दी बोलो, 5। देखो इतना दूर 5 है, अरे बोलो इतना दूर क्या है, 5। और ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है, 5√2। तो हम इतना दूर के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ इतना दूर के बारे में बोल सकते हैं। बताओ क्या 5√2 में से 5 को घटा के बोल सकते हैं क्या? 5√2 में से किसको घटा दे? तो हम बोलेंगे इतना दूर जो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 5√2 माइनस 5। 5√2 माइनस 5। फिर देखो बात पे ध्यान दो, ये जो छोटा वाला सर्किल है ना, हम इसको बना रहे हैं, अलग फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये छोटा वाला जो फिगर है इसका अलग फिगर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास क्या है, R2। ये हमारे पास R2 होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, R2।
क्या ये R2 है तो क्या ये भी R2 होगा क्या? कैसे? यहां से मिला करके देखो, R2 है समानांतर और 90 डिग्री, समानांतर और 90 डिग्री, ये R2 तो ये भी क्या होगा R2। हमें यहां से नहीं लेना देना है, हम यहां पर बोलेंगे कि ये भी R2 ये भी R2, तो सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, सिर्फ इतना दूर का जो मान आएगा, ये हमारे पास R2 गुना √2 होगा। R2 गुना क्या होगा? अगर हम इस दोनों मान को जोड़ दें, अगर हम इस दोनों ही मान को जोड़ दें, R2 गुना क्या हो जाएगा √2, बोलो होगा? इतना दूर आया R2 गुना √2, और इतना दूर क्या है R2, इतना दूर R2 गुना √2, और इतना दूर क्या है R2, और ये हमारे पास अभी क्या आ चुका है, इतना दूर क्या आ चुका, 5 √2 माइनस 5। क्या दोनों बराबर होगा क्या? अरे दोनों बराबर होगा क्या? ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, क्या इस दोनों के बराबर में लिख देंगे क्या? तो इसका पूरा मान था 5 √2, उसमें से 5 घट गया तो आ गया 5 √2 माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बोलोगे? ये हमारे पास तो √2r होगा R2, और इतना दूर हमारे पास R2 पहले से है, दोनों का जो योगफल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। बस यहां पर हम लोग लिखेंगे √2r2 प्लस R2, और ये बराबर आ जाएगा 5, यहां पर ले लोगे कॉमन, यहां पर बचेगा √2 माइनस 1। बोलो बचेगा क्या? फिर देखो यहां पर ये R2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा √2 प्लस 1, और √2 प्लस 1 को कहां भेज देंगे, इसके नीचे। √2 को कहां भेज देंगे, √2 प्लस 1 इसके नीचे भेज देंगे। बोलो भेजेंगे क्या? अब हर का परमीकरण करने के लिए क्या करोगे, √2 माइनस 1 से ऊपर और √2 माइनस 1 से नीचे, इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा 1, यानी हर में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। 5 गुना √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, क्या √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया क्या? सॉल्व करके लिख दो यहां पर 5 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 2 √2। क्या यही हमारे पास उत्तर होगा क्या? तो आंसर देखो हमारा कौन सा आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके एएलपी का क्वेश्चन पूछा गया, उसको तो छोड़ो, ग्रुप डी को तो छोड़ो, एएलपी का क्वेश्चन है ये। कहां पे? फिर समझा देते हैं, देखो। दो फिगर बता करके हम समझाएं यहां पर। देखो यहां पर बोर्ड के तरफ, ये हमारे पास क्या है 5, ये हमारे पास क्या है 5, तो ये भी हमारे पास 5 ही आएगा क्या? और ये भी हमारे पास क्या आएगा 5, समानांतर है, और यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, दोनों बराबर भी होगा, समांतर चतुर्भुज की तरह ये काम कर रहा, तो क्या ये भी 5 होगा? ये 5 है, ये 5 है, तो बताओ विकर्ण क्या होगा, 5 √2, विकर्ण क्या होगा 5 √2। त्रिज्या होता है 5, त्रिज्या यहीं तक न है, वृत्त यहीं तक खत्म है, तो त्रिज्या हो गया 5, पूरे 5 √2 में से 5 को घटा देंगे तो इतना दूर का मान निकल जाएगा, 5 √2 माइनस 5, 5 √2 माइनस 5। अब फिर आ गए हम लोग छोटे वाले सर्किल में, इस 5 को छोड़ दिया जाए, 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना दूर होगा हमारे पास सर R2, और इतना दूर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो R2 है, ये R2 है, तो R2 और R2 है, तो √2 R2 हो जाएगा,
हमने यहां पर बताया R2 तो ये क्या हो जाएगा √2 R2 और इतना दूर हमारे पास क्या है R2। इस दोनों को जोड़ोगे तो R2 का √2 प्लस R2 बराबर 5 √2 माइनस 5, 5 √2 माइनस 5, 5 को ले लोगे कॉमन, R2 को यहां पर कॉमन लोगे तो √2 प्लस 1 होगा, √2 प्लस 1 इसके नीचे जाएगा, बाकी सॉल्यूशन का पार्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुना क्या आ जाएगा 3 माइनस √2। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। सरल रेखा FB रेखा GD के समानांतर है। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट फिर बता रहे हैं, इसको समझना ध्यान से। देखो यहां पर इस तरफ है x डिग्री और इस तरफ है y डिग्री। इस तरफ दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 10 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम आपसे पूछेंगे कि x प्लस वाई का मान निकालिए। इसका मान निकालिए x प्लस वाई का मान। तो देखो दोनों तरफ देखो नुकीला नुकीला भाग है, एक तरफ नुकीला भाग में x है और इस नुकीला भाग में y है। तो x और y का जो योगफल होगा वो दूसरे तरफ वाले नुकीला भाग के योगफल के बराबर होगा। ये 20 डिग्री नुकीला भाग में है, 10 डिग्री नुकीला भाग में है और 30 डिग्री नुकीला भाग में है। तो 20 10 30 30, उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। उत्तर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या ये बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। अगर इधर दिया हुआ थीटा, इधर दिया हुआ अल्फा, ये हमारे पास है 40 20 और ये है 10, बताओ इसका योगफल क्या होगा? थीटा अल्फा 40 20 10 सबको जोड़ देंगे क्या आएगा 70। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है सरल रेखा FB। सरल रेखा क्या है FB, सरल रेखा GD के समानांतर है। सरल रेखा GD के क्या है समानांतर है। कहा जा रहा है क्या A सरल रेखा FB पर स्थित है, A सरल रेखा FB पर स्थित है और C सरल रेखा GD पर स्थित है। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है इस E FB और GD के मध्य में स्थित एक ऐसा बिंदु है, E FB और GD के मध्य में एक ऐसा बिंदु स्थित है कि BAE बराबर 118 डिग्री और DCE बराबर 112 डिग्री। हम यहां पर E ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है BAE बराबर क्या दिया हुआ 118 डिग्री और DCE ये बराबर हमारे पास दे दिया है 112 डिग्री। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हाफ ऑफ AEC बराबर क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाफ ऑफ ट्रेंगल AEC का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा। हमने कहा कि इस तरफ नुकीला भाग है, इस तरफ देखोगे बाएं तरफ देखोगे नुकीला भाग तो ये ना है जी, नहीं है। तो अब बताओ कि एक ही रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 112 को घटा दोगे तो ये हमारे पास 68 डिग्री आएगा क्या? 118 को घटा दोगे तो ये हमारे पास कितना डिग्री आएगा? 62 डिग्री आएगा क्या? बोलो जल्दी। तो जल्दी से बता दो AEC का मान क्या होगा, जल्दी बता दो। क्या इस दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं आएगा? 68 में 62 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 130 डिग्री। इसी का आधा कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 65 डिग्री। आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया बी। तो लाइन का ये क्वेश्चन है, लाइन एंड एंगल का ये क्वेश्चन है जिसको लैंग्वेज के रूप में दे दिया है। अरे ये बात आया समझ में? आपने क्या कहा? ये A है जो FB पर है, C है जो किस पे है GD पे है। E बोला है इसके मध्य में बिंदु स्थित ऐसा है कि BAE बराबर 118। हम E इधर लिखने वाले थे लेकिन हमने जैसे देखा BAE 118 है तो 90 से बड़ा हो गया, इसका मतलब E इधर है। तो BAE का मान हमारे पास 118 डिग्री है, DCE का मान 112 है, AEC का आधा निकालना है। तो पहले हम AEC तो निकाल लें। तो ये 118 है तो इधर नुकीला भाग में हो जाएगा 180 माइनस 118 तो 62 डिग्री, 112 माइनस
180 माइनस 112 तो 68 डिग्री। नुकीला भाग पे क्या हो जाएगा, तो 68 प्लस 62 दोनों को जोड़ोगे 130, ये आ जाएगा 130। क्या आ जाएगा, 130। दोनों का योगफल इसके बराबर अभी अभी बताए थे ना, तो 130 का आधा कर दोगे, आंसर क्या आ गया, 65। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8वां नंबर का। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। सीडी कोण सी का समद्विभाजक है। एबी से डी पर मिलता है। ई सीडी का मध्य बिंदु है। बीई की लंबाई ज्ञात करें। एंगल बाइसेक्टर का नाम सुने हो क्या? तो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, कल है ना बताएं बढ़िया से, कल बताए हैं बढ़िया से जी। एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? बस खाली तुम लोग मजे के लिए आ जाओ क्लास, मजे मजे में जिंदगी कट जाएगा। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। कल बताए थे क्या? तो कोण समद्विभाजक रेखा है ये, कोण समद्विभाजक रेखा यहां पर है, कोण समद्विभाजक रेखा, बात पे ध्यान देना। तो कोण समद्विभाजक रेखा अगर हम इसको सीडी मान लें, तो कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, किसी को पता है? किस अनुपात में? यहां पर सुन लो, ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा है, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा। कोण बनाने वाली, कहने का मेरा मतलब है कि सीबी का रेशियो सीए के साथ, सीबी का रेशियो सीए के साथ वही होगा जो बीडी का रेशियो डीए के साथ होगा। बीडी का रेशियो डीए के साथ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवीआई करके लिख लो बगल में। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को, कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है, उसी अनुपात में बांटती है। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा है। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा है। नीचे में इसको लिख लो। मेरिट उसी का बनेगा जो सच में पढ़ाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? मेरिट उसी का बनेगा जो सीरियस होकर के जिंदगी में पढ़ाई करने के पीछे लग गया। कि जो भी चीज बताते जा रहे हैं, कुछ भी चीज बताते जा रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ समझते चले, समझते चले। अब आज पढ़ा है उसको सीरियस नहीं ले रहा, अगल बगल हंस रहा है। यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा लोग, फालतू भी लोग सब आता है ना। यूट्यूब पे तो लगभग बहुत सारा बच्चा ऐसा रहता है कि जिसको पढ़ने से मतलब है नहीं। वो लड़की से बात कर रहा है, वो लड़का से बात कर रहा है, बहुत क्यूट लग रही हो, हाँ? लेकिन 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 क्यूट जो लिखता है वो ऐसे लिखता है, देखो। क्वाइट लग रही हो, उसको पते नहीं है कि क्वाइट और क्यूट में अंतर कितना है। बात समझे? बताओ। तो इससे बढ़िया है कि डूब मरो जाके कहीं। जो जिसके लिए लिख रहे हो वो भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रही है तुम कहां तक पढ़े लिखे हो, हैं? मूर्ख बालक सब। देखो इधर क्या हुआ, सरकारी नहीं है, चरवाहा विश्वविद्यालय का है। देखो यहां, देखो यहां पर जी, क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। सी डी सी का समद्विभाजक है। ए बी से डी पर मिलता है। बीई की लंबाई क्या है? हालांकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया है।
समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज लिख लो। यहां पर एक भुजा है 12, एक भुजा है 12, एक भुजा है 12। सी डी सी का समद्विभाजक है, सी ए बी लिख लो। ये हमारे पास सी डी है, समद्विभाजक है। तो जैसे समद्विभाजक होगा तो यहां पर देखो, जैसे कोण समद्विभाजक होगा तो ये इस पर लंब भी होगा, साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी कर देगा। पूरा 12 है तो इतना दूर क्या हो जाएगा 6, इतना दूर क्या हो जाएगा 6। ये तो हमारे पास 12 है ही। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि डी पर मिलता है ईसीडी का मध्य बिंदु है। ईसीडी का क्या है, मध्य बिंदु। तो बीई का लेंथ हमसे पूछ रहा है, कहां गया बीई का लेंथ पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, देखो कितना आसान है। क्या ये बराबर 6 होगा क्या, जल्दी बताओ। ये बराबर 6 होगा क्या। बीई एक तरह से देखा जाए तो कर्ण हो गया। बी डी ई के लिए बीई क्या हो गया, कर्ण। हम सबसे पहला काम करेंगे सीडी निकालेंगे। सीडी होता है ऊंचाई। सीडी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा क्या 6√3 होगा क्या। लेकिन इसका ये आधा है, इसका क्या है ये आधा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3√3, और ये भी क्या हो जाएगा 3√3। बोलो होगा, बात खत्म हो गया। ये हो गया 3√3, ये हो गया 6। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही निकालोगे जी। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 6 6 के 36, 36 में 27 को जोड़ दोगे 63, 9 सते होता है 63, 3√7 आ गया क्या, आंसर आ गया है सी। लिखो इसको। ये 12 है तो 12 का आधा 6 होगा। 12 का आधा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका ऊंचाई निकालोगे √3/2 गुना भुजा हो जाएगा 6√3 के, आधा है तो आधा हो जाएगा 3√3। ये हो गया है 6। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, 3√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 63 का स्क्वायर रूट। 63 का स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 3√7। चले आगे, देखो ये क्वेश्चन, ये कहाँ है, ये क्वेश्चन देखो जो अभी अभी थ्योरम लिखाए थे वो ये वाला है। त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा, पी यहां पर है, क्यू यहां पर है, आर यहां पर है। इसका जो समद्विभाजक है का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर जाकर के मिलता है। कोण समद्विभाजक रेखा एस पर जाकर के मिलता है। पी आर का लेंथ दिया हुआ 15, पी क्यू का लेंथ दिया हुआ 12। क्वेश्चन में क्यू आर का भी लेंथ दिया हुआ 18। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए एस आर का लेंथ क्या होगा। क्या अभी अभी कुछ बताए थे क्या। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, जिस अनुपात में। तो बोलोगे पी क्यू का रेशियो पी आर के साथ 12 अनुपात क्या है 15। तो क्यू एस का रेशियो आर एस आर के साथ भी 12 अनुपात 15 ही होगा क्या। तो 12 अनुपात 15 को 3 चौका 12, 3 पचे, बोलो लिख सकते हैं। अब बोलेंगे इस दोनों का रेशियो आ गया है 4:5। क्यू एस का रेशियो एस आर के साथ क्या है 4:5, 4 5 9 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताइए एस आर का मान क्या होगा। एस आर का मान क्या होगा, 5 दूनी, उत्तर आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। देखो जिस चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बैठ करके हम खुद देखे हैं कि सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को हम उठा करके लिए हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक फिर पूछा है, अलग अलग तरह से पूछा है इससे रिलेटेड।
इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना 10 क्वेश्चन, तो ये समझ लो कि 10 क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन को बार बार पूछा है, इसीलिए वो 10 क्वेश्चन यहां पे है। तो 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, ये बताओ। लेकिन 10 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम डिजिट वाला, उसी से रिलेटेड जितना टॉपिक है बहुत सारे क्वेश्चन में, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन 20 बार पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए हमने इस एक क्वेश्चन इसको शामिल कर लिया। सब अलग अलग तरह का। जैसे देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो यहां पर। ये हमारे पास चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए, एक वृत्त को क्रमशः, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को क्या कहा, इस क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? अगर एक वृत्त है और इसके अंदर में एक चतुर्भुज खींचा हुआ है, तो इस चतुर्भुज को क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है क्या? क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है इसको? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योगफल, ठीक। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? अगर इसके बाहर में हो तो बताओ, इसको क्या कहा जाता है? इस चतुर्भुज का नाम क्या है? इस चतुर्भुज का नाम क्या है, कोई बता सकता है? बोलोगे स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज के साथ खास बात क्या है, यहां पर देख लो ध्यान से। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज के साथ खास बात क्या है, बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान दो। लेकिन अगर हमें पता है तब बहुत आसान है, और नहीं पता तब तो बहुत भारी है। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, या अभी अभी भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों बराबर होती। तो हम बोलेंगे यहां पर ए है, बी है, सी है, और क्या है, डी है। बात पे ध्यान देना। यहां पर मान के चलो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी पर पी है, बी सी पर क्या है, क्यू है, और यहां पर हमारे पास आर है, और ये क्या है, एस है। बताओ जी, अगर डी बिंदु है तो डी एस और डी आर क्या स्पर्श रेखा है क्या? क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। क्या सी आर और सी क्यू दोनों बराबर होगा क्या? अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, बी क्यू और बी पी दो स्पर्श रेखा है क्या एक ही बिंदु से? अगर ये जेड है तो ये भी क्या होगा, जेड। बोलो ठीक है। अगर ये हमारे पास ए है तो ए एस और ए पी, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, क्या दोनों बराबर होगा क्या? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बात पे ध्यान देना थोड़ा सा, बात पे ध्यान देना। अगर दो भुजा दिया हुआ है ना, दो भुजा, तो दोनों को डायरेक्ट दुगुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट दुगुना कर दोगे तो इस स्पर्श रेखीय चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। या देखो आमने सामने का कोण, आमने सामने का भुजा पे गौर करो, एडी प्लस बीसी, और इधर ए बी प्लस सी डी, इस दोनों पे गौर करना है कि हो क्या रहा। एडी हमारे पास क्या है बताओ, एडी हमारे पास है ए प्लस एक्स, बीसी हमारे पास क्या है, वाई प्लस जेड। बोलो है क्या? ए बी हमारे पास क्या है, देखो ए बी हमारे पास क्या है, ए प्लस जेड, और सी डी हमारे पास क्या है बताओ, एक्स प्लस वाई। बोलो है क्या? गौर से देखो, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या दोनों बराबर है क्या? तो स्पर्श रेखीय चतुर्भुज में इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना कि सामने वाली भुजाओं का योगफल, सामने वाली भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होगा, बराबर। हमेशा क्या होगा? तो एडी प्लस बीसी बराबर होगा ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस क्या होगा, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको। इसको कहा जाता स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, इसके बारे में लिख लो। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। आमने सामने के भुजाओं का योगफल क्या होगा, बराबर। हाँ, इसको
लिख लिए? आप देखो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिख लिए हो? अभी तक नहीं लिखा है? आमने सामने के भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। देखो यहां पर बात पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या सब कह रहा है? क्वेश्चन है चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का वृत्त का क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। यदि ए बी बराबर 16 है, ए बी का मान क्या दिया हुआ है? 16। ए बी का मान क्या दिया हुआ? 16। डी एस का जो मान दिया हुआ, यह दिया हुआ 10। डी एस का मान क्या दिया हुआ? 10। और आरसी का मान क्या दिया हुआ? 3। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात करें। ए बी सी डी का क्या ज्ञात करें? परिमाप। जल्दी से बताओ, अगर ये 3 है तो 3 को रहने दो, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? पक्का। तो 16 प्लस मिलके 13, अरे 16 प्लस मिलके 13 मिलके क्या हुआ? 29। तो अगर इस दोनों का योगफल 29 है तो इस दोनों का भी योगफल होगा ना? 29 दूनी, आंसर हुआ सी। कुछ बात समझ में आया कैसे कर दिए? हमने कहा ये 16 है तो ये बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। अरे ये 13 हो गया जी, तो हम यहां पर बोलेंगे ए बी प्लस सी डी ये बराबर होगा ए डी प्लस किसके होगा? जल्दी बोलो। बी सी के। तो हम बोलेंगे ए बी प्लस सी डी मिलकर के है 29। ए बी प्लस सी डी मिलकर के है 29। ए बी का मान है 16 और सी डी का मान है 13, तो ये भी क्या हो जाएगा? 29। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा परिमाप, तो परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो बताओ कि ए बी सी डी का मान 29, बी सी डी ए का मान भी 29, 29 को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आएगा? बताओ 58, ऑप्शन नंबर सी। तो आज तो हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, ज्यामिति खत्म हो गया। लेकिन सुन लो, हंसी मजाक सब अपने जगह है। पढ़ाई में एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इंटरटेनमेंट में कोई पढ़ाई घुसाएगा तो फिर पढ़ाई नहीं हुआ उसका। बात समझे क्या बोल रहे हैं? प्राथमिकता हमारा क्या होना चाहिए? बताओ, प्राथमिकता हमारा क्या होना चाहिए? पढ़ाई कि एंटरटेनमेंट? तो जो भी पढ़ रहे हो, 10 क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, या 10 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं साइंस में, तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, क्या इस क्वेश्चन पे अभी तक गौर किए हो क्या कि ये 5वां जो चैप्टर चल रहा है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अब यही क्वेश्चन अगर हमारे पास त्रिभुज में आएगा ना, देखो यहां पर लिख लियो ना, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। सर को बुला लो, रीजनिंग वाले सर को। देखो यहां पर ये हमारे पास त्रिभुज है, बताओ ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास पी है, क्यू है और क्या है? आर है। तो बताओ पीसी का मान 5 है, बात पे ध्यान देना, पीसी का मान 5, ए क्यू का मान 4 और हमारे पास दे दिया है बी आर का मान 3। तो बताओ ए बी सी का परिमाप क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? बोलो क्या होगा? अरे कुछ नहीं है, देखो तीनों को जोड़ो, 5 4 9 3 12 दूनी, आंसर आ गया 24। वही ना है? ये 5 है तो ये भी क्या होगा? ये 4 है तो ये भी क्या होगा? ये 3 है तो ये भी क्या होगा? बताओ, इसी से संबंधित क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 2 बार आया, 5 2 बार आया, 4 2 बार आया, तो 5 4 9 3 12, 12 दूनी 24। अंतिम समय है, पढ़ लो। आइए सर। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाइए। और ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। तैयार हैं सारे लोग? चलिए पीपीटी खोल दीजिए जल्दी से।